हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव स्नेही और आज हम इकोनॉमिक्स के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सीरीज चल रही है हमारी जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी के, उनको हम देखेंगे एंड सारे टॉपिक्स को सीरीज वाइज हम कवर भी करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक सीरीज होने वाली है। इसका एक लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं डाल चुका हूँ जहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स जो इकोनॉमिक्स के हैं उसको डिस्कस करा था। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने सजेशंस और अपने व्यूज प्लीज कमेंट सेक्शन में भी शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर को विथ सम कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम जो पर्टिकुलर टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन इकोनॉमी। ठीक है, तो पहले और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसके फंडामेंटल्स क्या है, जो डिमांड है वो पूरी इकोनॉमी का बेसिक है और सारी चीज़ें इसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है। अब उस पर ही बिल्ड करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स को भी देखेंगे। सो सेक्टर्स ओवरऑल इकोनॉमी में जो डिफरेंट सोर्सेज हमें बताते हैं वो हमें बताते हैं कि पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे, थोड़ी एडवांस बुक पढ़ोगे, तो वहां पर आपको जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो 5 तक दिखेंगे और इन 5 सेक्टर्स को भी हम देखेंगे। बट इन जनरल अगर आप वैसे नॉर्मली बात करो तो टोटल जो सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में वो 3 होते हैं। ये किस टाइप के हैं? एक है प्राइमरी, दूसरा जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी और थर्ड टाइप का सेक्टर है टर्शरी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे टॉपिक्स की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू में तीनों जगह बहुत हेल्प करती है। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि ये है क्या और इनका जो लिंक है ओवरऑल उसको भी हम देखेंगे। तो पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ज़्यादा डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर या फिर एक्सट्रैक्टिव सेक्टर। इसमें वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का या फिर क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो रहा है। सो ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर में हो क्या रहा है और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं एक बार कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है। देखो, जब भी कोई भी चीज़ किसी भी इकोनॉमी में स्टार्ट होगी तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, हमें स्टार्टिंग मटेरियल तो चाहिए ना कुछ चीज़ बनाने के लिए। सपोज एक पर्सन है और ये वाली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि डिमांड पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंट्रल थीम है और सेंट्रल कोर है। तो इस पर्सन है, इसकी डिमांड है कि इसको एक कार चाहिए। फाइन, तो बहुत सारी कंपनीज होगी, उनको पता चलेगा अच्छा कार की डिमांड है तो चलो कार बनाते हैं। लेकिन कार बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए ना। हमें कार बनाने के लिए मेटल चाहिए, हमें कार बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल जो टायर्स हैं उसमें नेचुरल रबर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? जो मेटल है उसको हम ज़मीन में से माइन करेंगे, ज़मीन को खोदा जाएगा, उसमें से मेटल का ओर निकाला जाएगा, उसको मेटल में कन्वर्ट करके फिर कार पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए रबर भी चाहिए टायर्स में डालने के लिए। तो जो रबर का ट्री होता है उसमें से हम रबर की ट्री में बड़े बड़े प्लांटेशन के थ्रू हम रबर को ऑक्यूपाई भी कर लेंगे, रबर को हम हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की सबसे पहली स्टेप्स क्या है कि हमें रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना है। अब देखो, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे जो मेटल है हमने उसको क्या करा, हमने उसको जमीन के अंदर से माइन करा, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारा मेटल है तो हमें उसको माइन करना पड़ता है, जमीन में से निकालना पड़ता है। इसी को कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो हमने क्या करा, मेटल को जमीन में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये एक तरीका हो गया। तो ये एक तरीका हो गया रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने का। फिर दूसरा रॉ मटेरियल हमें चाहिए रबर। रबर क्या है, जो नेचुरल रबर है वो एक पेड़ से निकलता है, तो हमें पहले रबर का पेड़ उगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर फार्मिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कोई भी नई चीज बनाने के लिए या कोई भी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। एक तो होता है माइनिंग या फिर उसको आप एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो, दूसरा होता है एग्रीकल्चर या फार्मिंग। तो जो प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस
और वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी मतलब पहला स्टेप। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि प्राइमरी का मतलब क्या है। जो यहाँ पर लिखा भी है दैट यहाँ पर है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में मेटल भी आ गया, एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। इस केस में हमने रबर की खेती करी थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मान लेते हैं जो बिस्किट्स खाते हैं। अब बिस्किट्स, बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं जो कि वीट या फिर गेहूं से बने होते हैं। तो पहले हमें वीट की खेती करनी पड़ेगी। जब हम वीट की खेती कर लेंगे, उसके पास हमारे पास वीट होगा, फिर जाके वो बिस्किट में कन्वर्ट होगा। तो वीट क्या है, बिस्किट का एक रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहली स्टेप किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना। और रॉ मटेरियल को इकट्ठे करने के दो प्रोसेस हैं, एक्सट्रैक्शन और एग्रीकल्चर, और ये होते हैं प्राइमरी सेक्टर के पार्ट। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी है जो सबसे पहले करी जाती है। एंड यहाँ पे होता क्या है, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है इंडिया में स्पेशली, कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं और ये सारी जो डेटा है ये इसी लेक्चर के एंड में हम देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगर देखा जाए जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा पोर्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे काम हो रहे हैं ना। एक्सट्रैक्शन चल रहा है, माइनिंग चल रही है, एग्रीकल्चर चल रहा है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा पोर्शन होल्ड करता है पूरे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और देखा जाए तो इंडिया की जो टोटल जीडीपी है या जो टोटल जीवीए है, उसमें एग्रीकल्चर का 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब जीडीपी, जीवीए ये क्या है, क्योंकि ये जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती बिल्कुल भी, एंड इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो अभी ना आप इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि फ्यूचर लेक्चर्स में डेफिनेटली हम इन पे फोकस करेंगे। वैसे जीडीपी और जीवीए क्या होते हैं, ये ओवरऑल कंट्री में एक साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का, इसका टोटल सम होता है। तो एक कंट्री में एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसको हम जीडीपी कह देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो जितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से 17% जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो, अगर आप वर्ल्ड की एवरेज की बात करो, मतलब ग्लोबल एवरेज की, तो पूरे वर्ल्ड में मान लेते हैं 100 चीजें प्रोड्यूस हो रही है, 100 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। इसका सिर्फ 5% ही है जो कि प्राइमरी एक्टिविटी से आ रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 17%। तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड एवरेज से बहुत ज्यादा है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो माइनिंग है या जो एक्सट्रैक्शन है, डेफिनेटली ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। और एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इसमें एग्रीकल्चर में जो मेन एग्रीकल्चर होता है या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है वो तो आता ही है, लेकिन साथ में बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज भी आ जाती है। अलाइड एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज। वो कौन सी है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या करा जाता है, इसमें बहुत सारी जो गोट्स हो गई या फिर जो काउज हो गए, बफलो हो गए, शीप हो गई, इन सबको रियर करा जाता है, इन सबको बड़ा करा जाता है और इनसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं, जैसे मिल्क, मीट, वूल एट्सेट्रा। ठीक है, फिर अगर यही चीज आप पानी के अंदर करने लगो तो वहां पे हो जाती है फिशिंग। फिशिंग को आप एक्वा कल्चर भी बोल सकते हो। फिशिंग एक्वा कल्चर का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, देन फाइनली वी हैव फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये एग्रीकल्चर से थोड़ा सा सिमिलर है, बट इसमें हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट में जो पेड़ हैं उनको काट के उनकी जो वुड है उसको यूज करते हैं। इस वुड को ही हम बोलते हैं टिम्बर। इसको ही वुड को बोलते हैं हम टिम्बर। अब टिम्बर किस काम क्या में आता है, फर्नीचर बनाने में काम आ सकता है, बड़ी बड़ी शिप्स बनाने में काम आ सकता है। कहीं भी जहां पर भी टिम्बर या फिर वुड का यूज हो वहां पे ये पर्टिकुलर चीजें काम आ सकती है। तो आप समझ सकते हो कि प्राइमरी एक्टिविटी कितनी जरूरी है एक इकोनॉमी के चालू होने के लिए। और देखो कि पिछले कुछ सालों से जो प्राइमरी एक्टिविटी है, टोटल प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के दो पार्ट्स हैं, एक तो एक्सट्रैक्शन या फिर माइनिंग प्लस एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एक्टिविटीज, है ना। तो एग्रीकल्चर पूरी इकोनॉमी का 17% के अराउंड है, और जो टोटल प्राइमरी सेक्टर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 19% से 22% तक घूमता रहता है। तो अगर आप इन दोनों को सम करोगे, एक्सट्रैक्शन और एग्रीकल्चर,
तो वो इकोनॉमी का 20% के अराउंड है, और सिर्फ एग्रीकल्चर पूरी इकोनॉमी का 17% है। इतना आपको पता होना चाहिए, और इतना ही ये देखो कुछ सालों से इसी रेशियो के अंदर या इसी परसेंटेज के अंदर वेरी करता है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे जो चीजें हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है उसको समझते हैं। देखो, जब हमने ओवरऑल कोई ना कोई रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज के बाद, अब आप खुद सोचो कि होगा क्या। ठीक है, अब क्या होना चाहिए। हमने प्राइमरी जो सेक्टर है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या करा, मेटल और रबर, इन दोनों चीजों को ऑब्टेन कर लिया। इतना हमें पता है, क्योंकि एक इंसान था जिसको क्या चाहिए थी, एक इंसान को कार चाहिए, तो कार्स के लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल मेटल और रबर एक्सट्रैक्शन एंड एग्रीकल्चर के थ्रू इन लोगों के पास आ चुके हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डेफिनेटली इस रॉ मटेरियल पे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना हमें, मतलब इस रॉ मटेरियल को हमें कार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ये होती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर एग्जांपल से समझेंगे। सो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। इसमें वो एक्टिविटीज आती है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। अब यहां पे ही सारा खेल है। हुआ क्या है, जब प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या करा, मेटल और रबर को ऑब्टेन कर लिया, अब हमें क्या करना है, इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है। इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट करना है, फाइनल प्रोडक्ट में। और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाली है, कार होने वाली है। अभी हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल, तो बीच में हमें क्या चाहिए, बीच में हमें एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ना जितने भी कार है, जितने भी कार के पार्ट्स हैं उनको बनाया जाएगा। कार के पार्ट्स को बनाया जाएगा और उनको असेंबल करके एक पूरी की पूरी कार बना दी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया फाइनल प्रोडक्ट में जो कि है कार। और ये कहां पे हुआ, एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। ऐसा भी तो होगा क्योंकि देखो जो रबर हमें मिला है वो क्या डायरेक्टली आप रबर से गाड़ी का टायर बना सकते हो, नहीं। ये जो रबर है इसको पहले राउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको मेटल के कुछ सर्कुलर डिस्क के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, फिर इस पर कुछ टेक्सचर देना पड़ेगा और तब जाके ये गाड़ी में लग पाएगा। फाइन, तो ये क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस हुआ जिसमें जो नेचुरल रबर था, जो कि नॉर्मल रबर था, उसको हमने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा है। ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, उस रबर को बदला है, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हमें चाहिए होगी। तो इसमें हो क्या रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है, जो जितने भी रॉ मटेरियल हैं हम उनको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन होता है सेकेंडरी सेक्टर में। इसलिए जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री करती क्या है, आप खुद सोचो, इंडस्ट्री क्या करती है। कोई क्लोथ की इंडस्ट्री है, क्लोथ्स की इंडस्ट्री मान लेते हैं, वो क्या करती है, जो कॉटन होता है, जो रॉ कॉटन है जो कि पेड़ों से लिया गया है, पेड़ों से लेना कॉटन को क्या हो गया, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर क्या कहाँ है, प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी से कॉटन तो मिल गया, अब हमें चाहिए शर्ट। तो क्लोथिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, वो कॉटन को शर्ट में कन्वर्ट कर देगी, है ना। तो यही चीजें हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, जहां पे एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है। तो अब आप समझ चुके हो कि सेकेंडरी सेक्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है रॉ टू फाइनल गुड्स। देन दिस सेक्टर इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप खुद देखो, अगर मैं लेट से मैंने कुछ स्टोन जो है, मैं गया, एक बहुत बड़ी जमीन थी, एक बहुत बड़ी जमीन थी जिसके अंदर पत्थर है, मैंने इस जमीन को खोदा और बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए। ठीक है, जमीन को खोदा और बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए। अब मैं इन पत्थरों को रॉ मटेरियल जैसे यूज कर रहा हूं। तो जो मैंने पत्थर खोद के निकाले जमीन से, ये डेफिनेटली प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट हो गया, एक्सट्रैक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने पत्थर को खोद के निकाले। अब मान लेते हैं इनमें से दो पत्थरों को मैं साइड में रख लेता हूं और बाकी जो दो पत्थर है ना, इनको बहुत ही ज्यादा कार्व करके, बहुत ही इस पे काम करके मैं बहुत ही अच्छा एक स्कल्पचर बना रहा हूं। ठीक है, मान लेते मैंने एक बहुत ही अच्छा एक इंसान का स्कल्पचर बना दिया।
एक पूरी मूर्ति बना दी एक इंसान की, इन 2 पत्थर को यूज करके, ठीक है। तो ये जब मैंने इस पे काम करके इसको कन्वर्ट करा, तो मेरी कोई स्कल्पटिंग इंडस्ट्री होगी। जब मैंने इस रॉ मटेरियल को इस फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा, तो ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में, ये काम हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। अब आप देखो, ये 2 पत्थर मैंने अलग से रख दिए थे और इन 2 पत्थरों को मैंने स्कल्प्ट करके एक मूर्ति बना दी। अगर मैं इन 2 पत्थरों को मार्केट में बेचता तो मुझे कितने पैसे मिलते, और मैं अब इस मूर्ति को बेचूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलते। देखो, इन 2 पत्थरों को बेचता तो मुझे शायद 100 रुपए मिलते, लेकिन इस मूर्ति को मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे, है ना। तो हुआ क्या, ये जो सेकेंडरी प्रोसेस मैंने किया ना इस पत्थर पर, जब मैंने इस पत्थर को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में कन्वर्ट करा, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये इस पत्थर से ही तो बना है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, जो इसकी इकोनॉमिकल या जो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ओवरऑल इसकी वैल्यू बढ़ गई। सिंपल, यहाँ पे रॉ पत्थर 100 रुपए का बिक रहा था, और यहाँ पे सेम पत्थर जिसको मैंने मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया वो 1000 रुपए का बिक रहा है। तो जो वैल्यू है ना इसमें ऐड हो गई, इसकी वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या होता है, अब इसको भी देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग, ये तो काफी सिंपल है। मैन्युफैक्चरिंग में होता ही है कि बहुत सारे जो रॉ मटेरियल है उनको असेंबल करा जाता है, इकट्ठा करा जाता है, उनको बदला जाता है बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू, और फिर फाइनली इन सबको इकट्ठा करके जमा के एक फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जो बिल्डिंग बनती है। अब आप देखो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग कैसे बनी। पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए था, तो बहुत सारे जो पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े जो ज़मीनें होती हैं, इनको तोड़ के रॉ मटेरियल में क्या आ जाता है, सैंड चाहिए होती है हमें बहुत सारी, देन बहुत सारे स्टोन चाहिए होते हैं, है ना। इन सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल को इकट्ठा करा गया और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। तो इन रॉ मटेरियल को यूज करके एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो क्या ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। थर्ड है एनर्जी एंड यूटिलिटीज, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज वाटर सप्लाई एंड अदर एसेंशियल यूटिलिटीज। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पार्ट है किसका, वो भी पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कैसे है? इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? सबसे इजी तरीका क्या है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का? हमें चाहिए कोल, ठीक है, हमें चाहिए कोल और हमें चाहिए वाटर। हम क्या करते हैं, पानी जो है उसको कोयले से गर्म करते हैं, उसके बाद पानी की वेपर बनता है, भाप बनती है। और इसमें क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है पानी के वेपर का, इस टेम्परेचर को यूज करके एक बहुत बड़ी टरबाइन है, इस टेम्परेचर को यूज करके इसमें जो स्टीम बनी है पानी की, इसको एक टरबाइन पर छोड़ा जाता है। फिर टरबाइन तेजी से घूमती है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हमें क्या लगा, कुछ रॉ मटेरियल लगे, जैसे कोल हो गया, वाटर हो गया, टरबाइन मान लेते हैं प्लास्टिक की बनी है, तो या फिर मान लेते हैं मेटल की बनी है टरबाइन, तो मेटल को भी हमने माइन करा। तो इन तीनों चीज़ों को, ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, हमारी रॉ मटेरियल। तो जब हमने कोल, पानी और मेटल को इकट्ठा करा, वो हमने करा प्राइमरी एक्टिविटी में। फिर हमने क्या करा, इन तीनों को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो इन तीनों को यूज करके हमने क्या करा, एक फाइनल गुड में कन्वर्ट करा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पार्ट होता है सेकेंडरी सेक्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अब हम आते हैं टर्शरी सेक्टर पर। सो टर्शरी सेक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो रही है। अब आप देखो, स्टार्टिंग से चलते हैं। एक इंसान था जिसको क्या चाहिए थी, कार के लिए सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हमारे पास क्या आया, रबर, एंड हमने बहुत सारा मेटल लिया। उसके बाद अब इसको रॉ मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना है, किसमें, रॉ मटेरियल को हमें कन्वर्ट करना है किसी फाइनल गुड में। जो फाइनल गुड हमारी क्या है, कार, फाइन। तो हमने क्या करा, कार को मैन्युफैक्चर करा और बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज की मदद ली। ये पार्ट हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर का। लेकिन ये जो इंसान है जिसको गाड़ी चाहिए, क्या ये इस इंडस्ट्री के पास रहता है? नहीं, हो सकता है गाड़ी बन रही हो इंडिया में और जिसको कार चाहिए वो रह रहा हो कहाँ, वो रह रहा हो जापान में। ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर तक
जो चीज़ें लिखी हैं वो इनफ है? नहीं, हमें एक स्टेप और जागे आगे जाना है। अब मान लेते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने ना बहुत सारी गाड़ियाँ बना दी। इस कंपनी को लगा कि भाई मुझे तो कार्स की मुझे पता है कि लोगों को गाड़ियाँ चाहिए, और इस कंपनी ने बहुत सारी गाड़ियाँ बना ली और बना के रख दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गाड़ियाँ बना दी इस कंपनी ने। तो इस कंपनी को लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई मैंने गाड़ी बना दी, प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट खरीदो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे अब एक नया सेक्टर निकल के आ रहा है, जिसको कहते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? ये जो इंसान है, जिसको अपनी गाड़ी चाहिए जापान के अंदर, इंडिया से, तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी शिप की कंपनी है। शिप की कंपनी बोल रही है कि देखो, आपकी जो गाड़ी है ना, मैं अपनी एक बहुत बड़ी शिप पे ले जाके जापान में इस कस्टमर को दे दूंगा। ठीक है? और ऐसा इसने कर दिया, और इस कस्टमर को शिप ने क्या कर दिया? ये कार इसके घर पे पहुंचा दी। तो जो शिप है, क्या इसने कोई नया मटेरियल क्रिएट करा? नहीं, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आ रहा। क्या इसने किसी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करा? नहीं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में भी नहीं आ रहा। इसने क्या करा? शिप ने अपनी एक सर्विस दी। शिप ने अपनी एक सर्विस दी। शिप की सर्विस क्या है? कि मैं आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूं। इसमें ना तो कुछ नया क्रिएट करा फिजिकल, ना ही किसी चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करा गया। यहाँ पे तो बस एक सर्विस ऑफर करी गई, और ये जो सर्विस है ये दिखती नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो कि बस दी गई है। इसलिए इन सारे सर्विसेज को हम डाल देते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। और एक और चीज देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है, इसने बहुत सारी गाड़ियां तो बना ली, लेकिन अब इसको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। तो बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजिंग कंपनीज होगी जो अपनी सर्विस इस कार कंपनी को देगी। ठीक है? मान लेते हैं ये जो कार कंपनी है, इसमें इनको कुछ साइंटिस्ट चाहिए कार की डिजाइन देखने के लिए, बस इतना ही करना है। मतलब कार कंपनी ने ना कार की बहुत सारी डिजाइन खुद ने बना ली। कार कंपनी ने अपनी डिजाइन बना ली कार की, लेकिन फिर भी इनको ना बाहर से थोड़ा ओपिनियन चाहिए कि और लोगों से तो पूछ लें कि हमारी जो कार की डिजाइन है क्या ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है या नहीं। तो उन्होंने ना कुछ साइंटिस्ट्स को बुलाया। कार कंपनी ने बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाया, बस इसलिए कि भाई आप हमारी ना कार के जो डिजाइन है उसको देख लो और बता दो कि ये सही है या नहीं है। अब ये जो इस प्रोसेस में क्या करा, कार कंपनी ने साइंटिस्ट को पैसे भी दिए उनके एफर्ट के लिए। तो ये जो कार कंपनी ने साइंटिस्ट को पैसे दिए, वो किस किस चीज के लिए दिए? वो इसलिए दिए क्योंकि साइंटिस्ट ने अपनी सर्विस, अपनी डिजाइन को देखने की जो सर्विस है ना, वो कार कंपनी को दी। जब साइंटिस्ट डिजाइन को देख रहा है गाड़ी की, और फिर बता रहा है कि हाँ ये डिजाइन अच्छी है, ये डिजाइन अच्छी नहीं है, ये डिजाइन साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, ये डिजाइन साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है, तो ये वो कर क्या रहा है? क्या वो कोई नई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहा है माइनिंग से या एग्रीकल्चर से? नहीं। क्या वो किसी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहा है? नहीं। वो तो अपना सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, और साइंटिस्ट अपनी सर्विस दे रहा है। तो ये होता है सर्विस सेक्टर, जो आता है टर्शरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब एक और एग्जांपल सुनो। सपोज ये जो कार कंपनी है, इसने जो डिजाइन बनाई है ना, वो इसने दूसरी किसी कार कंपनी से चुरा ली। मान लेते हैं ऐसा हो गया, इस कार कंपनी ने अपनी कार की डिजाइन दूसरी कंपनी की कार से चुरा ली। तो अब क्या है, जो दूसरी कंपनी है, इसने इस कार कंपनी पे केस कर दिया, किसी कोर्ट में जाके केस कर दिया। तो जो पहली कार कंपनी है, इसे किसी लॉयर की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी इसको? किसी लॉयर की जरूरत। तो ये लॉयर के पास जाएगा, बोलेगा देखो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, प्लीज तुम मुझे कोर्ट में जाके सेव करो। तो ये लॉयर क्या करेगा? लॉयर अपनी लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगा इनको। क्या लॉयर कोई नया प्रोडक्ट जमीन से निकाल रहा है या फिर एग्रीकल्चर से बना रहा है? नहीं। क्या प्रोडक्ट किसी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट कर रहा है ये लॉयर? नहीं। ये क्या कर रहा है? लॉयर अपनी लॉयर की सर्विसेज ऑफर कर रहा है। तो ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ठीक है? सपोज जो कार का सीईओ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है इस सर्विस सेक्टर को समझने का। सपोज जो कार का सीईओ है वो बीमार हो गया। वो क्या हो गया? बीमार। तो ये डॉक्टर के पास गया पूछने कि मुझे क्या बीमारी है। तो डॉक्टर ने भी अपनी डॉक्टर की सर्विस इस कार के सीईओ को दी। डॉक्टर ने भी अपनी सर्विस दी, और डॉक्टर ने अपना जो रिकमेंडेशन है, जो एडवाइस है, वो इस सीईओ को दे दिया। तो ये भी सर्विस सेक्टर हो गया। एक और चीज देखो,
अभी जो कार है ना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अभी रखी हुई है, लेकिन जो कस्टमर है इस कार के वो कहाँ है? कोई कस्टमर आंध्र प्रदेश में है, कोई कस्टमर राजस्थान में है, कुछ कस्टमर दिल्ली के अंदर है ना? तो ये कार वाला क्या करेगा? आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी दुकान खुलवा देगा, राजस्थान में एक दुकान खुलवा देगा, दिल्ली में एक दुकान खुलवा देगा, और यहाँ पे अपनी बहुत सारी कार्स को रख लेगा तीनों जगह। तो अब आंध्र प्रदेश का जो कस्टमर है वो क्या है, इस दुकान में जाएगा और कार खरीद लेगा, राजस्थान का कस्टमर इस दुकान में जाके कार खरीद लेगा, दिल्ली का कस्टमर इस दुकान में जाके कार खरीद लेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो दुकान है ना, इस दुकान का कोई मालिक है, इस दुकान का कोई और ओनर है, इस दुकान का कोई ओनर है, वो इन लोगों को गाड़ी बेच रहा है। तो जब ये दुकान है, दुकान वाला जो है, इसने तो गाड़ी बनाई नहीं, बनाई तो इस कंपनी ने है ना। इस कंपनी ने क्या करा, इस दुकान वाले को अपनी गाड़ी रख रखी है इसके पास ताकि वो बिक जाए। तो ये जो ओनर है ये कर क्या रहा है? क्या इसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया? नहीं। क्या इसने रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करा? नहीं। इसने तो बस एक प्रोडक्ट को बेचा है। तो ये जो बेचना है ना, बेचना खरीदना है ना, सेलिंग, किसी चीज को बेचना, किसी चीज को खरीदना, इसी को आप बोलते हो ट्रेड। तो जो ट्रेडिंग है वो भी क्या है, सर्विस है, क्योंकि कुछ क्रिएट नहीं हो रहा और ट्रेडिंग सर्विस है। जैसे आप किसी दुकान पे बिस्किट खरीदने जा रहे हो, तो आप दुकान वाले को पैसे दे रहे हो और दुकान वाला आपको बिस्किट दे रहा है। तो क्या दुकान वाले ने खुद ने बिस्किट बनाया है? नहीं। क्या उसने बिस्किट में जो लेट से गेहूं यूज हुआ है, क्या उसने वो गेहूं उगाया था? नहीं। तो दुकान वाले ने किया क्या है, उसने आपको ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करी है। तो जितने भी शॉपकीपर है जिससे आप खरीदने जाते हो, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, ऐसे ही एग्जांपल से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए इनकी समझ जरूरी है। अब चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर कि यहाँ पे लिखा क्या है। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। ये इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर है। लार्जेस्ट सेक्टर का मतलब क्या होता है? वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि इंडिया की टोटल जो जीडीपी है, और जीडीपी का क्या मतलब है कि एक साल में इंडिया में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, इनका जो टोटल सम होता है उसको जीडीपी बोल देता है। फाइन। तो जो सर्विस सेक्टर है ना, उसका पूरी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। 54 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 52 लिखा है। तो मतलब आप देख सकते हो कि 50 से 55% जो पूरे इंडिया की इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर से ही आ रही है। कहाँ से आ रही है? सर्विस सेक्टर। मतलब जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, फिर जो ट्रेडर्स हो गए, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, और बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज हो गई। जैसे सपोज आपको कोई प्रोडक्ट एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाना है, तो आप किसी कुरियर सर्विस का या पोस्टमैन की मदद लोगे। तो कुरियर सर्विस भी आपको सर्विस दे रही है, पोस्टमैन भी आपको पोस्टल सर्विस दे रहा है। तो वो सब सर्विस सेक्टर का आता है। आप किसी दुकान पे कोई चीज खरीदने जाते हो, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो, क्लोथ्स खरीदने जा रहे हो, तो वो भी आपको सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये सारा सर्विस सेक्टर 50% से ज्यादा इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा है। और जो सेकेंडरी सेक्टर था ना, जिसमें मैन्युफैक्चर हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा था, वो हमारी कंट्री का 25% है। तो सबसे बड़ा सेक्टर क्या है हमारी कंट्री में? सबसे बड़ा हमारी कंट्री का जो सेक्टर है वो है टर्शरी, उसके बाद आता है सेकेंडरी, और आखिरी में आता है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देन इसमें क्या क्या आता है? इंडिविजुअल्स आते हैं, बड़े बड़े बिजनेस आते हैं। इनफैक्ट आप गवर्नमेंट को भी देखो, आप खुद सोचो, ये जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपको सैलरी किस चीज की मिलेगी? किस चीज की सैलरी मिल रही है आपको? क्या आप किसी रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में खुद कन्वर्ट कर रहे हो? नहीं। क्या आप खेती कर रहे हो या फिर आप माइनिंग कर रहे हो? नहीं। आप कर क्या रहे हो? आप देश को सर्विस दे रहे हो। आप अपने दिमाग का, आप अपने ब्रेन का यूज करके पॉलिसीज बना रहे हो और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो आपने अपनी सर्विस दी है, एंड इसी सर्विस के आप पैसे कमाते हो। और सर्विस कहाँ आती है? टर्शरी सेक्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और इंडियन जीडीपी का सबसे बड़ा पोर्शन एग्जिस्ट करता है इसमें। इसमें क्या कहता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये भी देख लो, आप बैंक में गए और बैंक में आपने क्या करा? अकाउंट खुलवा लिया। तो बैंक ने आपको क्या दिया? बैंक ने आपको अकाउंट खोलने की सर्विस दी है। बैंक आपको लोन की भी सर्विस देता है, आप उससे लोन भी ले सकते हो, है ना। देन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल सर्विसेज। आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, तो जिस
पर्टिकुलर कंपनी से आपने डाउनलोड करा सॉफ्टवेयर, तो उसने क्या करा, आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस दी। सपोज आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई कुछ, तो आपने क्या करा, कॉल सेंटर को कॉल करा, ये जानने के लिए कि अब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई तो उससे कैसे डील करना है, तो आपने कॉल सेंटर को कॉल भी कर दिया। तो जो कॉल सेंटर वाला आपका फ़ोन उठा रहा है, वो आपको बताएगा कि आप सॉफ्टवेयर में इस बटन पे क्लिक करो, इस ऑप्शन में जाओ, इस मेन्यू में जाओ, तब आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो एक कॉल सेंटर वाले ने आपको क्या दिया, अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से आ जाती है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप गोवा गए घूमने, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करा, एक होटल में आप रहे, एक होटल में आप रहे, और मान लेते हैं आप एक वीक वहाँ पे रहे, और आपने होटल वालों को पैसे दे दिए। तो आपने किस चीज़ के पैसे दिए होटल वालों को, आपने वहाँ पे रहने के पैसे दिए। तो वो आपको अलाउ कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग में रहना। ये क्या करा उन्होंने, उन्होंने आपको हॉस्पिटैलिटी की सर्विस दी है, उन्होंने आपको रहने की सर्विस दी है। आप एक ट्रेन से दूसरी जगह गए, एक ट्रेन से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपने ट्रेन वाले को पैसे दिए। तो ट्रेन वाले ने आपको दिया क्या, उसने आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी, ठीक है। आप एजुकेशन लेने जा रहे हो, आप स्कूल गए या आप कॉलेज गए, तो आपने कॉलेज की फीस भरी, आपको मिला क्या, एजुकेशन। अब ये जो एजुकेशन है, ये क्या आप इसको देख सकते हो, नहीं, ये तो आपके दिमाग के अंदर है। क्या एजुकेशन उन्होंने क्रिएट करी है, नहीं। क्या एजुकेशन को उन्होंने रॉ मटेरियल से फाइनल में कन्वर्ट करा है, नहीं। तो एजुकेशन क्या होगी, सर्विस। हेल्थ केयर भी क्या होगी, सर्विस। तो ये सारे सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया की पूरी जीडीपी को फॉर एग्जाम्पल देखोगे, जहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, एक्चुअली जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडिया की जीडीपी का, जैसे यहाँ पे लिखा है 25% के अराउंड है ना। सेकेंडरी सेक्टर इंडिया की जीडीपी का 25% के अराउंड है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, इसमें मैन्युफैक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, देन इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह चीज़ें हैं, है ना। तो देखो 25% में से जो 15% है समवेयर अराउंड, वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो 10% के अराउंड आता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग का 15% है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली पूरा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 25% के अराउंड है जीडीपी का, मैन्युफैक्चरिंग 15% है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है जिसमें वो बोलेगी, और आप ना न्यूज़ में ये चीज़ें सुनोगे कि हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की जीडीपी का 25% हो जाए। मतलब सेकेंडरी सेक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही पूरी जीडीपी का 25% हो जाए। लेकिन अभी हमारी जो जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो सिर्फ 15% ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो एग्रीकल्चर, यहाँ पे 18% लिखा है, वहाँ पे मैंने लिखा था 17.7%, तो ऑलमोस्ट 18 ही हो गया ये। एग्रीकल्चर 18% के अराउंड है। देन ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा चलो जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे डिफेंस हो गया, देन फाइनेंशियल एस्टेट्स, यहाँ पे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत सारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों तो आपको अलग से ध्यान होने चाहिए। मतलब आपको 5 फिगर ध्यान रखने हैं, पूरे प्राइमरी का, पूरे सेकेंडरी का, और पूरा का पूरा टर्शरी का। उसके अलावा सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका आपको ध्यान रखना है अलग से, प्राइमरी में जो एग्रीकल्चर है उसका आपको अलग से ध्यान रखना है। तो पूरा प्राइमरी कितना था, 20% के अराउंड, एग्रीकल्चर कितना है 18%, है ना। पूरा सेकेंडरी कितना है 25% अराउंड, मैन्युफैक्चरिंग कितना है अराउंड 15%, और टर्शरी कितना है अराउंड 50 या 55% है। ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसी के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं प्रीलिम्स में। ये जो शेयर है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और जो मेन क्वेश्चन प्रीलिम्स पे आता है वो आता है ट्रेंड का। ट्रेंड मतलब कि 2020 में जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो कितना परसेंटेज था जीडीपी का, फिर वो 2020 से 2025 तक बढ़ा या घटा। ये जो ट्रेंड है ना, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा, न्यूज़ पढ़ के। न्यूज़पेपर में आपको ये ट्रेंड दिखेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ गई है या कम हो गई है। ये धीरे धीरे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करोगे, तब धीरे धीरे ये जो न्यूज़ है ये भी आती रहेगी। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा पूरी जीडीपी का जो 2024 का जो ओवरऑल नंबर्स हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, वो यहाँ पर आता है। अभी हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब मैं आपको जीडीपी पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखने हैं। फिर देखो इसकी इंटरडिपेंडेंस भी है। ये जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। कनेक्टेड कैसे हैं ये मैंने अभी आपको बताया भी था एक पूरे बड़े से एग्जाम्पल को लेके। अब एक और मैं आपको
बहुत ही बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सारे सेक्टर्स कनेक्टेड कैसे हैं। सपोज एक एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें टमेटो को केचप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो टमेटो है उसको हमें केचप में कन्वर्ट करना है, या फिर सॉस जो आप बोल सकते हो उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टमेटो। तो टमेटो क्या ऐसे अवेलेबल हो जाता है? नहीं, उनको पहले एग्रीकल्चर से उगाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर करके हमें जो टमेटोज हैं उनको उगाना पड़ा। तो हमने क्या करा, एग्रीकल्चर करा और टमेटोज को उगा लिया। फाइन, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। लेकिन टमेटोज उग तो गए, बट अब टमेटोज को ये जो फार्मर है जिसने इस टमेटो को उगाया है, ये फार्मर क्या करेगा, किसी ना किसी इंडस्ट्री को टमेटो को बेचेगा भी। तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर एक ट्रक वाला है, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा ट्रक वाला है। फार्मर इस ट्रक वाले को पैसे देगा और बोलेगा कि मेरे जो टमेटो है ना, एक इंडस्ट्री के पास ले जा। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री के पास ले जाएगा। तो ट्रक वाला क्या करेगा, ये जितने भी टमेटोज हैं ये अपने ट्रक में लोड करेगा, अपने ट्रक में लोड करेगा। फिर ये जो ट्रक वाला है ये चलते 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 एक इंडस्ट्री के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और फिर वहां पे जितने भी टमेटोज हैं उनको वो इंडस्ट्री तक रख देगा, उसकी बिल्डिंग के बाहर रख देगा। तो ये जो इस पूरे प्रोसेस के लिए फार्मर ने ट्रक वाले को पैसे भी दिए हैं। तो जो ट्रक वाला है इसने क्या करा है, इसने अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है। ट्रांसपोर्टेशन किसका पार्ट है, टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ट्रक वाले ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है, और सर्विस सेक्टर टर्शरी का पार्ट होता ही है। ठीक है, अभी जो इंडस्ट्री है ये क्या करेगी, ये टमेटो को, जो भी टमेटो है उसको कन्वर्ट करेगी केचप के अंदर, मतलब रॉ मटेरियल को ये कन्वर्ट करेगी किसमें, फाइनल गुड में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी प्रोसेस, है ना, ये हो गया सेकेंडरी प्रोसेस। लेकिन अब क्या है, सपोज आप ये देखो ना, पूरी इंडस्ट्री में अंदर चल क्या रहा है। मान लेते हैं ये जो इंडस्ट्री है इसने टमेटो को केचप में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसको पता नहीं है कि जो केचप इसने बनाया है इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। तो ये क्या करेगी, ये बहुत सारे फूड एक्सपर्ट्स को बुलाएगी, बहुत सारे फूड एक्सपर्ट्स को बुलाएगी। ये जो फूड एक्सपर्ट्स हैं ये क्या करेंगे, ये आके इस केचप को टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका केचप का टेस्ट अच्छा है या नहीं। तो इसको ये रेटिंग देंगे कि हाँ इसका अच्छा है, इसका सही नहीं है। फिर जो इंडस्ट्री वाले हैं वो किसी दूसरे तरीके से टमेटो को केचप में कन्वर्ट करेंगे। फिर फूड एक्सपर्ट्स जितने भी सैंपल्स बनाए ना उन सबको टेस्ट करके बताएंगे कि कौन सा सैंपल बेस्ट है और किस सैंपल को इन्हें बेचना चाहिए। तो जो फूड एक्सपर्ट्स है ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी सर्विस दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये कुछ नया बना नहीं रहे, ना ही इन्होंने कुछ नया पैदा करा है। ये तो बस बता रहे हैं चख कर कि ये टेस्ट इसका अच्छा है या नहीं, और इसके रिटर्न में इनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ओवरऑल सर्विस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फूड एक्सपर्ट्स, अपनी सर्विस दे रहे हैं टेस्ट कर। फिर जब मान लेते हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर सैंपल जो था उसको सेलेक्ट कर लिया, केचप का फाइनल सैंपल जो कि बिक जाना चाहिए क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये आप सबको पता है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना उसके पीछे ये टैग लिखा होता है, FSSAI, ये लिखा ही होता है हर फूड प्रोडक्ट के टैग के पीछे। तो FSSAI का टैग के लिए ये जो केचप इन्होंने बनाया है ना ये हेल्दी भी होना चाहिए, या तो ये हेल्दी हो या फिर जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है ना वो इसके पैकेट पे लिखे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अंदर कुछ भी गलत मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि बैंड है। तो क्या होगा, अब FSSAI एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है ना, वो कैसे इंश्योर करेगी कि ये जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है ये हेल्दी है या नहीं। तो ये क्या करेगी FSSAI, अपने कुछ फूड इंस्पेक्टर को भेजेगी, और वो इस केचप की जांच करेंगे साइंटिफिकली, और फिर उनको पता चलेगा अच्छा ये जो सैंपल है इसमें कुछ ऐसे बैंड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसको फिर वो मार्केट में बिकने के लिए अलाउ कर देंगे। तो जो फूड इंस्पेक्टर है इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी अपनी सर्विस दी, और ये सर्विस क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर का पार्ट हो जाता है। फिर अब ये जो फूड के सैंपल्स हैं ये सारे तैयार हो गए ना। अब क्या होगा, ये सारे जो केचप है ये बहुत सारी छोटी छोटी जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, या बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, इजी डे, रिलायंस स्मार्ट एट्सेट्रा, यहाँ पे ये पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहुँचा दिया इन्होंने ट्रक से।
फिर ये जो दुकान वाले हैं, बहुत सारे दुकान वाले हैं जिनके दुकान पे अब केचप रखा हुआ है। अब जो कस्टमर्स हैं वो इन दुकान वालों के पास जाएंगे और इनसे केचप की डिमांड करेंगे। तो जो दुकान वाले हैं ये क्या करेंगे, ये केचप इनको बेच देंगे। तो दुकान वालों ने कुछ नया नहीं बनाया, ना ही उन्होंने रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करा। इन्होंने तो बस बेच दिया। इन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करी, और ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दी, मतलब ये भी आ गया टर्शरी सेक्टर। तो अब देखो इस पूरे सिनेरियो में ये तीनों की तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, आपस में इंटरलिंक्ड हैं एंड इंटरकनेक्टेड हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि कैसे ये तीनों के तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड ये भी देखो आप कि इन सब सेक्टर्स की ग्रोथ भी आपस में डिपेंड रहती है। आप खुद देखो, जो ये केचप यहाँ पे बिक रहा है, इसकी प्राइस क्या होगी? जो केचप यहाँ पे बिका है इसकी प्राइस क्या होगी, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? देखो, अगर जो टमेटो है ये महंगे हैं तो जो फाइनल केचप है उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। मान लेते जो डीजल है या पेट्रोल है इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तो ये जो ट्रक वाले है ना, ये इस फार्मर से ज़्यादा पैसे मांगेगा, क्योंकि ट्रक वाले को यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 रुपए में वो पहुंच जाता था, 100 रुपए के डीजल में। लेकिन अब डीजल की प्राइस बढ़ गई, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रक वाला जो है इसको खुद को ही 150 रुपए का डीजल भरवाना पड़ेगा, तो ये फार्मर से भी ज़्यादा पैसे मांगेगा। तो ये जो फाइनल प्राइस है ना, ये भी बढ़ जाएगी केचप की। ठीक है, अब मान लेते जो फूड एक्सपर्ट है ये ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, या ये जो फूड इंस्पेक्टर है ये ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो क्या होगा, तब भी फाइनल प्राइस बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे चीज़ों के कारण पूरी ये जो पूरा ये जो चेन है, इसमें कहीं भी कुछ भी चेन आता है तो हर जगह इफेक्ट पड़ता है, और इसलिए इस पूरे चीज़ को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बोला जाता है सप्लाई चेन। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको बोला जाता है सप्लाई चेन। तो इसके कारण ही ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये आपस में इंटर डिपेंडेंट हैं। फाइन, अब यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हैं जहाँ पे ये मेंशन करा गया है कि कैसे सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। ये पूरा एग्जाम्पल से ना मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे जो रॉ मटेरियल है, अगर उसकी सप्लाई ही नहीं है तो आप जो फाइनल गुड्स है वो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो टर्शरी सेक्टर है जहाँ पे सर्विसेज दी जाती है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे फूड है, कमोडिटीज़ हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारी सर्विसेज के फंक्शन करने के लिए। और वो चीज़ अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे कैसे वो जो सर्विस सेक्टर है वो चलेगा। मान लेते जो केचप है वो बना ही नहीं, तो फूड इंस्पेक्टर भी कम पैसे कमाएगा, और जो फूड एक्सपर्ट है उसको तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। वो किसी और चीज़ों को जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके जो टोटल पैसे बन रहे थे वो कम हो गए क्योंकि केचप कोई बना नहीं रहा। तो जब रॉ मटेरियल नहीं है तो सर्विस सेक्टर में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पे समझ ज़रूरी होती है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, पॉलिसी इम्प्लीकेशन एट्सेट्रा। द थिंग इज ये सारी चीज़ें जितने भी टर्म्स हैं हम फ्यूचर लेक्चर्स में और डिटेल्स में देखेंगे। बट द थिंग इज जितने भी तीनों सेक्टर हैं, तीनों के तीनों सेक्टर इंटरकनेक्टेड है, इतना आपको पता होना चाहिए। जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया उसका भी आपको थोड़ा सा ढंग से इंटरनलाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक पर। और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अब तक तो हम समझ चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, व्हाट इज इट। हमने ये समझा ना प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्शरी सेक्टर क्या है, ये हम समझ चुके हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, और क्वेश्चन ये है वेयर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर, कि ये सेक्टर्स है कहाँ, मतलब इंडिया में या फिर आसपास आप घर से निकल के देखो तो ये सेक्टर्स लोकेटेड कहाँ है। ये आपके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो आप खुद इस चीज़ को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर सोचो। आप ये सोचो कि जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है, जैसे माइनिंग, माइनिंग में कोल की माइनिंग, आयरन जो होता है उसकी माइनिंग, एल्यूमिनियम की माइनिंग हो गई, ठीक है, या बहुत जो स्टोन की माइनिंग हो गई, ये कहाँ पे है ये आपको क्या लगता है कहाँ पे है ये रीजन्स? फिर आप सोचो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। जो वीट के खेत होते हैं, राइस के खेत हो गए, शुगर केन के खेत होते हैं, ये कहाँ पर है? ज़्यादातर ये चीज़ें रूरल एरिया में ही एग्जिस्ट करती है ना।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि ज़्यादातर जो माइनिंग के रीजन्स है उसके आसपास रूरल एरिया होता है, गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के एरियाज के आसपास गांव होते हैं, रूरल एरिया होता है। तो जो प्राइमरी एक्टिविटी है ज़्यादातर वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है रूरल एरिया में। ठीक है, अब आप देखो सर्विस सेक्टर, सॉरी, अब आप देखो सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहाँ हो रही है? उसके लिए जरूरी है कि आप सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज लिखो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। अब इसमें आपको थोड़ी इसमें एक और है इंडस्ट्री। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैन्युफैक्चरिंग रूरल एरिया में हो रही है? हाँ, लेकिन क्या ये अर्बन एरिया में भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देखो आप अगर किसी भी सिटी से आप बाहर जाते हो ना, तो आपको जो, क्योंकि सिटी के बाहर जो जमीन के प्राइसेस होते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जमीनें सस्ते में मिल जाती है, और इंडस्ट्री को काम करने के लिए बड़ी बड़ी जमीनें चाहिए होती है। तो यूजुअली जो इंडस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो सिटी के बाहर होती है, अर्बन एरिया के बाहर होती है। ठीक है, लेकिन जो रूरल एरिया है, जो गांव है, विलेजेस हैं, उनसे थोड़ी पहले होती है। तो ये जो सब ये हो गया अर्बन एरिया, ये हो गया रूरल एरिया, तो बीच में क्या आ गया? सब अर्बन एरिया, सब अर्बन एरिया। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री है वो कहाँ है? सब अर्बन एरिया के अराउंड है ना, सब अर्बन एरिया के अराउंड है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग रीजन है, ये कहाँ पर है? ये रूरल एरिया में भी थोड़े बहुत हैं, सब अर्बन एरिया में भी है, और अर्बन एरिया में भी है। अब देखो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ये तो हर जगह है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो रूरल एरिया में भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन अर्बन एरिया में हो रहा है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज है वो आपको क्या दिखता है कि वो हर जगह है ऑलमोस्ट, वो रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है, और इनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है वहां पर भी है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर इन तीनों में हर जगह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि जैसे बहुत ही दूर दराज इलाकों में भी आपको ना एग्रीकल्चर होते हुए मिल जाएगा, बहुत ही दूर दराज इलाकों में जहाँ पे विलेजेस भी हैं जिसमें कोई रहता भी नहीं है मान लेते हैं, वहां पे आपको माइनिंग होते हुए दिख जाएगी। दैट मीन्स जहाँ पे लोग नहीं रह रहे ना, उस एरिया में माइनिंग हो सकती है। कोई पहाड़ है, उसके नीचे आयरन है, और पहाड़ पे कोई रहता नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली आयरन को निकालने के लिए यहाँ पे माइनिंग होगी। ठीक है, एक बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी खाली जमीन है, जिसके ऊपर मान लेते राइस उग सकता है, और आसपास कोई नहीं रहता, फिर भी यहाँ पे खेती होगी। इसका क्या मतलब है? कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जहाँ रहते हैं उनके आसपास हो रही है या नहीं। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में ऐसा नहीं है, ऐसा हर केस में नहीं होता, बट ज्यादातर केसेस में जो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज है वो वहां होती है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, मतलब जो सिविलाइजेशन है या जहाँ पे लोग रह रहे हैं, यूजुअली उन्हीं के पास या उसी एरिया के आसपास सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या कर रही है? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करती है, और जैसे ही फाइनल गुड बन जाता है, अब इसको बेचना भी तो है ना, तो इसलिए ताकि ये तुरंत बिक जाए, तो ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है, इनके जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्लांट्स हैं, ये या तो अर्बन एरिया के बहुत पास होंगे या रूरल एरिया के बहुत पास होंगे, ताकि फाइनल गुड बनते ही इन एरियाज में वो बिक जाए। ऐसा नहीं होगा कि दूर पहाड़ पे जहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता आपको कोई इंडस्ट्री मिल गई, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपको एक माइनिंग साइट मिल सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड एरिया में आओ, तीसरा क्या है? टर्शरी। जो टर्शरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, ये है कहाँ? अब आप खुद सोचो, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज या सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज कहाँ होंगी? ज्यादातर ये कंपनीज होगी अर्बन एरिया में। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा डॉक्टर चाहिए, और बहुत ही अच्छे कोई इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कराना है, तो ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ये कहाँ मिलेंगे? अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में? ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अच्छे आपको मिलेंगे अर्बन एरिया में। जो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, वो भी आपको अर्बन एरिया में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में नहीं मिलेंगे, बट उनका नंबर अर्बन एरिया में ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको बैंक जाना है, ठीक है, जो बैंक है ना, वो भी अर्बन एरियाज में आपको ज्यादा मिलेंगे, और उनकी ब्रांचेस भी अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा होगी। इनफैक्ट आप ये देखो, जो दिल्ली है, दिल्ली में जो एटीएम है ना, टोटल नंबर ऑफ एटीएम, दिल्ली तो बहुत छोटा सा है, फिर भी जितने एटीएम है दिल्ली के अंदर, वो बहुत सारे जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स है ना, उनसे भी ज्यादा है।
और ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो एटीएम है या जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। दैट मीन्स जो सर्विसेज है या जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्शरी सेक्टर है, वो ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। रूरल एरिया में भी है, लेकिन अर्बन इंडिया में वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे ना आप अपना दिमाग चलाओ। क्या दिमाग चलाओ? थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा एक चीज़ को समझने के लिए, जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है बट वो यहाँ पे लिंक हो जाएगी। प्राइमरी सेक्टर ज़्यादातर रूरल एरिया में है, सेकेंडरी सेक्टर रूरल में भी है, अर्बन में भी है, टर्शरी सेक्टर ज़्यादातर अर्बन एरिया में है। अब एक और चीज़ सोचो, आप ये सोचो कि इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज़्यादा है टर्शरी सेक्टर का, नंबर 1 पे आता है। दूसरे नंबर पे आ रहा है सेकेंडरी, तीसरे नंबर पे आ रहा है रूरल या फिर प्राइमरी सेक्टर। तो आप ये देखो ना कि अर्बन एरिया में वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है और रूरल एरिया में वो सेक्टर है जो सबसे कम पैसा कमाता है ना। और इसीलिए इंडिया में रूरल अर्बन डिवाइड है एक बहुत बड़ा। दोनों इंडिया में इन दोनों रीजन्स में इतना बड़ा जो कंट्रास्ट है, जो डिफरेंस है, वो क्यों है? क्योंकि अर्बन एरिया में वो सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट है जिसमें पैसे ज़्यादा बनते हैं, रूरल एरिया में वो सेक्टर काम करता है या वो सेक्टर ज़्यादा फेमस है जिसमें पैसे ही कम बन रहे हैं। इसलिए अर्बन एरिया में जो वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन है, कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल क्रिएशन है, वो सब अर्बन एरिया में ज़्यादा है, रूरल एरिया में काफ़ी कम है। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो होता क्या है, अब रूरल एरिया में क्या है, पैसे कम बन रहे हैं, तो होगा क्या? जो रूरल एरिया में जितने लोग रहते थे वो क्या करेंगे? रूरल एरिया को छोड़ेंगे और फिर माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट कहाँ करेंगे? अर्बन एरियाज में। इसको कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और ये क्यों हो रहा है, ये आपको साफ साफ पिक्चर में दिख रहा है आपके। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट यहाँ पे मैंने कंसाइज कर ली है थोड़ी, ताकि आपको इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रहे। तो ये चीज़ हो रही है ना। तो रूरल इंडिया क्या कर रहा है? अर्बन इंडिया को एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, और अर्बन इंडिया क्या कर रहा है? उस रॉ मटेरियल के ऊपर सर्विस दे रहा है। क्योंकि रूरल इंडिया में मेनली प्राइमरी सेक्टर है और अर्बन इंडिया में मेनली सर्विस सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना। तो ये चीज़ें हो रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे भी रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स के ऊपर कुछ लाइनें हैं, जैसे इकोनॉमिक लिंकेज। रूरल एरिया सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो कि अर्बन सेंटर्स के आसपास खुली हुई हैं। अब आप खुद देखो, जो कपड़े हैं वो ज़्यादा कौन खरीदेगा, अर्बन एरिया वाले या रूरल एरिया वाले? देखो अर्बन एरिया में वो लोग हैं जिनके पास जो इनकम का पोर्शन जो वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं वो ज़्यादा है। रूरल इंडिया के पास जो इनकम का पोर्शन है जो वो फ्रीली खर्च कर सकते हैं वो काफ़ी कम है। तो अर्बन एरिया वाले लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो उनको मान लेते हैं कोई शर्ट है, अब ये जो शर्ट बनी है इसको कौन खरीदेगा? कोई रूरल इंडिया वाला या अर्बन इंडिया वाला? कोई भी खरीद सकता है। लेकिन ये जो शर्ट है किसी पर्टिकुलर अच्छी ब्रांड की है, तो यहाँ पे अर्बन इंडिया वाला ज़्यादा खरीदेगा इसको। लेकिन ये जो शर्ट है ये बनी किससे है? ये बनी तो कॉटन से है, और कॉटन के खेत कहाँ हैं? रूरल इंडिया में। तो रूरल इंडिया ने क्या करा? कॉटन प्रोवाइड करी इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री ने क्या करा? कॉटन को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अर्बन इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई। इन दुकानें ने क्या करा? अपनी ट्रेडिंग की सर्विस दी, सेल कर दिया उन्होंने इस कॉटन को। अर्बन इंडिया के लोगों को उन्होंने सर्विस दी ना, सेल करने की या बाय करने की सर्विस दी उन्होंने। तो सर्विस कहाँ पे दी जा रही है? अर्बन इंडिया में। इंडस्ट्रीज कहाँ है? मेनली अर्बन इंडिया में है, लेकिन रूरल इंडिया में भी है। लेकिन ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? रूरल इंडिया से। तो रूरल इंडिया क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है इंडस्ट्रीज को, उससे के बाद सर्विस मिल पा रही है अर्बन एरिया वाले लोगों को। तो ये एक डायरेक्शन इकोनॉमी का आपको पता होना चाहिए। इसकी समझ अगर आपको होती है ना, तो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो काफ़ी अच्छे से निकल के आते हैं और उसको आप और अच्छे से उनको लिंक कर पाते हो। ठीक है। मार्केटिंग लिंकेजेस। अर्बन एरिया सर्व एज अ मेजर मार्केट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज। सिंपल, अर्बन एरिया क्या है? मार्केट है। अर्बन एरिया मार्केट ही है। और अर्बन एरिया बने कैसा है, ये इस पे भी हम ना एक डिस्कशन करेंगे कि अर्बन एरिया आए कहाँ से, वो भी हम देखेंगे। बट जो रूरल इंडिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो रॉ मटेरियल बना, वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर में,
और फिर टर्शरी सेक्टर के थ्रू उसको बेचा गया। कहाँ बेचा गया? अर्बन इंडिया में। तो जो बेचने की प्रक्रिया है ये मार्केट्स में ही तो होती है। तो अर्बन एरियाज क्या है? बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं। तो ये आपको थीम समझ में आ रहा होगा अब एक, है ना। फिर रेमिटेंस भी है। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस वो होता है कि सपोज कोई इंसान ए जगह से बी जगह रहने चला गया और बी जगह जाकर वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है, बहुत सारे उसने पैसे कमाए। अब इस पैसे का कुछ हिस्सा वो अपनी फैमिली को भेज देगा जो कि ए जगह रहता है। तो वो जो पैसा अपनी फैमिली को भेज रहा है ना कमाकर बी से, इस टाइप के पैसे को कहता है रेमिटेंस। तो इंडिया में रेमिटेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है? अर्बन इंडिया से रूरल इंडिया, क्योंकि जो वर्कर है वो तो रूरल इंडिया से अर्बन एरिया में आ रहा है काम करने। और क्यों आ रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अर्बन इंडिया में आके वो कुछ पैसे कमाता है और उस पैसे का छोटा सा हिस्सा वो अपनी फैमिली को जो उसके गांव में रहती है उसको भेज देता है। तो अर्बन टू रूरल इंडिया क्या जा रहा है? रेमिटेंस। और रूरल टू अर्बन इंडिया क्या आ रहा है? वर्कर, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। लेकिन ये तो हमने देखा इंडिया के लेवल पे। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो जो पूरा वर्ल्ड है उसमें क्या चल रहा है, यहां पे जो चीजें हैं और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है अब ये समझो। देखो, जो अभी मैंने क्या बताया, 3 सेक्टर हैं मेनली। एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला प्राइमरी, फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है सेकेंडरी, और टर्शरी सेक्टर है जहां पे सर्विस मिल रही है, जहां पे मार्केट्स बने हुए हैं अच्छे खासे, जहां पे ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखो, देखो ये तो हम देख चुके हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर है जहां पे चीजें बनती है, रॉ मटेरियल फाइनल गुड में कन्वर्ट हो रहा है, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो चीजें हैं ना ये रूरल इंडिया में भी हो सकती है और अर्बन में भी ये हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन में होंगी। तो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, अभी इसको हटाते हैं। जो हमें डिफरेंस मिला था ना मेनली, वो प्राइमरी और टर्शरी में ही मिला था। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर रूरल इंडिया में डोमिनेट कर रहा है, टर्शरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है अर्बन इंडिया में, है ना। यही तो डिफरेंस हमें देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे आप देखो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि ग्लोबल लेवल पर ये जो रूरल है ना, रूरल पार्ट ग्लोबल लेवल का क्या है, मतलब वो कौन सा पार्ट है ग्लोबल लेवल पर, या वो कौन सी कंट्रीज हैं जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, और वो जो कौन सी कंट्रीज हैं जो मार्केट है इन सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, वो मार्केट भी है और वहां पे सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है। ये कंट्रीज कौन सी हैं? अब आप खुद देखो, खुद सोचो भी है। जो बहुत सारी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, देखो ब्रिटेन ने बहुत सारी कंट्रीज पर कॉलोनाइजेशन करा, जर्मनी ने बहुत सारी कंट्रीज पर कॉलोनाइजेशन करा, फ्रांस ने बहुत सारी कंट्रीज पर कॉलोनाइजेशन करा। क्यों? वाई? क्यों करा उन्होंने? बहुत सारे रीजंस थे। एक रीजन था रॉ मटेरियल। वो इंडिया आए, इंडिया से कोल, आयरन, स्पाइसेस, फिर कॉटन, इन सारे रॉ मटेरियल को ले गए ब्रिटेन, और वहां पे जाके इन्होंने इंडस्ट्री में शर्ट बनाई और उसको बेचा, है ना। तो हुआ क्या, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, इससे एक थीम हमें समझ में आ गया कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है किसको? डेवलप्ड वर्ल्ड को। डेवलपिंग वर्ल्ड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है डेवलप्ड वर्ल्ड को। यही तो हो रहा है ना। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अब आप खुद देखो वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे अच्छी ब्रांड है, सबसे महंगी ब्रांड है, उसके कपड़े, उसकी घड़ियां, उसकी गाड़ियां, ये कहां पर बिक रही हैं? ये ज्यादातर बिक रही है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये ज्यादा बिक रही हैं। और डेवलपिंग कंट्री क्या कर रहा है? इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, इसके रॉ मटेरियल बना रहे हैं, और बिक कहाँ रहा है? ये यहाँ पे बिक रहा है। तो जो सर्विस सेक्टर है वो हो रहा है डेवलप वर्ल्ड में, और डेवलपिंग वर्ल्ड क्या बन गया है? रॉ मटेरियल का सोर्स। और ये ग्लोबल लेवल पे आपको एक डिवाइड दिखता है, एक गैप दिखता है। ये एक थीम भी आपको पता होना चाहिए। अब इससे क्या है, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज काफी अच्छी हो चुकी है कि जो इकोनॉमी है लोकल लेवल पे, कंट्री के लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे वो किस तरह से अरेंज्ड है। तो वहीं से आता है डेवलप वर्ल्ड। डेवलप वर्ल्ड वो कंट्रीज हैं जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी है ऑब्वियसली। और इन कंट्रीज के अंदर किस चीज की डोमिनेंस है? सेकेंडरी और मेनली टर्शरी सेक्टर की। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है ना बहुत कम है।
जैसे देखो इंडिया में 17% इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आ रही है, यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में ये नंबर बहुत कम है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम है, इंडिया में अच्छी खासी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे, इसलिए यूएस डेवलप्ड है और इंडिया डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे देखो सर्विसेज ज़्यादा आगे रहे, और यहाँ पे इसीलिए जो मैंने आपको बताया था कि टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा है, सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पैसा है, और क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड में सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और डेवलपिंग वर्ल्ड वो कंट्रीज हैं जो कि अभी प्रोसेस में है। हमारी कंट्री में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन अभी हम उस रास्ते में हैं, एक ट्रांजिशन फेज में है, अभी हम डेवलप्ड हुए नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस अच्छी खासी होगी। अब देखो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका एग्रीकल्चर का 17% पार्ट है, तो आप ये कह नहीं सकते कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हाँ, यूएस से ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर, लेकिन 17% फिर भी काफ़ी कम नंबर है। फिर भी मैं क्यों कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पीपल जो कि इन सेक्टर में काम करते हैं ना, उनसे ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है नहीं। तो ये जो नंबर ऑफ पीपल वाला टॉपिक है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बार और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अब आप समझ चुके हो कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और टर्शरी सेक्टर क्या है ना? और टर्शरी सेक्टर में क्या आती हैं? सर्विसेज। तो अब सर्विसेज पे थोड़ा और फोकस करते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ सब टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स पर ना कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये क्वेश्चंस फिल्म्स में पूछ ले जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बन के, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप इनको मान सकते हो। तो सर्विस सेक्टर की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो सर्विस क्या होता है? ये होती है इनटैंजिबल एक्टिविटीज। ये वर्ड आपको बहुत जगह दिखेगा। देखो दो टाइप की चीजें होती हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ये आपको देखने में कॉम्प्लेक्स शायद लगे, बट है नहीं, बहुत सिंपल है। क्या आप किसी गाड़ी को देख सकते हो? हाँ। तो आपने अगर गाड़ी खरीदने के लिए किसी को पैसे दिए हैं, तो आपने क्या करा है? कोई टैंजिबल प्रोडक्ट खरीद लिया। जिस चीज को भी आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो टैंजिबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया, आपको डॉक्टर ने क्या करा? सलाह दी कि आप ऐसा करो, ये दवाई लो, ये खाना मत खाओ। तो जो डॉक्टर ने आपको बातें कही हैं, क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं। क्या आप उसको महसूस कर सकते हो, छू सकते हो? नहीं। तो डॉक्टर ने आपको क्या दिया? इनटैंजिबल प्रोडक्ट दिया है, इनटैंजिबल प्रोडक्ट। कार क्या है? टैंजिबल। डॉक्टर का एडवाइस क्या हो गया? इनटैंजिबल। इसलिए कार क्या हो गई? कार हो गई एक, जब आपने कार को खरीदा तो वो एक टैंजिबल गुड है। और सर्विस क्या है? सर्विस एक इनटैंजिबल गुड है। सर्विस क्या है? एक इनटैंजिबल चीज है। जो लॉयर है, लॉयर ने आपका केस लड़ा, तो जब वो कोर्ट में जाके आपके लिए बहस कर रहा है, तो वो जो बहस कर रहा है, क्या आप उसके शब्दों को देख पाओगे? क्या नहीं। तो लॉयर की जो सर्विस है, जिस चीज के लिए आपने उसको पैसे दिए हैं, उसके रिटर्न में आपको क्या मिला? उसमें उसके रिटर्न में आपको लॉयर का एफर्ट मिला। तो जो लॉयर का एफर्ट डाला है लॉयर ने, ये दिख सकता है क्या किसी को? नहीं। तो ये क्या है? लॉयर की सर्विस है, और इसलिए ये इनटैंजिबल बोला जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनटैंजिबल होती हैं सर्विसेज। फाइन। एग्जाम्पल क्या है इसके? हेल्थ केयर, ये हम देख चुके हैं, डॉक्टर। एजुकेशन सर्विसेज, जो टीचर है वो आपको शब्द ही तो बोल रहा है ना, उसको आप देख नहीं सकते, तो वो भी एक इनटैंजिबल सर्विस है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, आपने बैंक से लोन लिया, फाइन, तो या फिर आपने बैंक में अपने अकाउंट में पैसा डाला, तो इस प्रोसेस में क्या आपने कुछ नया पैसा बनाया स्टार्टिंग में? नहीं। क्या बैंक आपको एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करके दे रहा है? नहीं। बैंक तो आपको अपनी अकाउंट की सर्विस दे रहा है। बैंक बोल रहा है कि मेरे बिल्डिंग में एक अकाउंट है, या एक बिल्डिंग में एक लॉकर है, उसमें आओ और अपना पैसा रख के चले जाओ, ठीक है। तो आप बैंक को किस चीज के लिए पे कर रहे हो? उस लॉकर में पैसे रखने के लिए। तो ये एक इनटैंजिबल चीज है। लॉकर में पैसे रखना, क्या ये एक दिखने वाली चीज है? नहीं, ये तो एक एक्टिविटी हो गई ना। तो इसलिए सर्विस सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज को दूसरी जगह ले जाना, बस इतना ही काम किया उसने, कुछ नया नहीं बनाया, किसी चीज को कन्वर्ट नहीं करा। ये सारे सर्विसेज हैं, और ये सारे इनटैंजिबल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टैंजिबल क्या होता है? जो आप देख सकते हो, आप फोन को देख सकते हो, किसी सब्जी को देख सकते हो,
किसी कपड़े को देख सकते हो, एक फर्नीचर को देख सकते हो, किसी बुक को देख सकते हो। अगर आप उसके बदले अगर कोई वो बना रहा है, बुक बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, कपड़े बना रहा है, या फिर वेजिटेबल उगा रहा है, स्मार्टफोन बना रहा है, तो ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट नहीं हो जाता। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप इनको खरीद रहे हो, तो जो शॉपकीपर है, आप किसी शॉप में गए, आपने फोन खरीदा, उसके बदले आपने पैसे दिए, तो ये जो शॉपकीपर है, ये किस चीज के पैसे ले रहा है आपसे? फोन बनाने के पैसे ले रहा है? नहीं। जो फोन के जो छोटे छोटे मेटल प्लास्टिक पार्ट्स, उसको कंबाइन करके फोन बनाने के पैसे ले रहा है? नहीं। शॉपकीपर आपसे, खुद का पैसा क्या है शॉपकीपर का, कि वो आपको एक सर्विस दे रहा है कि आप मेरे दुकान से खरीद लो। शॉपकीपर ने तो आपको सिर्फ सर्विस दी है ना। फोन बनाया तो किसी और ने है, शॉपकीपर ने फोन नहीं बनाया। शॉपकीपर ने तो इस मैन्युफैक्चर यूनिट से खरीदा है और फिर आपको बेचा है। शॉपकीपर ने ट्रेड करा है, और ट्रेड क्या होती है? एक सर्विस होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो यही होते हैं इंटेलेक्चुअल गुड्स। ठीक है। अब देखो एक और चीज है इसमें, इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती इंटेलेक्चुअल गुड्स की, ऑब्वियसली। और कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज आप कोई मूवी देखने गए, आप मूवी देखने गए थिएटर में, तो जो थिएटर वाला है ना, वो आपको क्या बोल रहा है कि आप मेरे थिएटर में आओ, मूवी देखो और अपने घर जाओ। तो थिएटर ने आपको क्या दी? आपको एक एक्सपीरियंस दिया थिएटर ने, और वो एक्सपीरियंस के पैसे ले रहा है आपसे। क्या आप एक्सपीरियंस को देख सकते हो? नहीं। एक्सपीरियंस आप फील करते हो, इसलिए वो एक इनटेंजिबल गुड है, वो सर्विस में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सपोज मैंने एक कंपनी खोली, उसका नाम रख दिया मैंने कुछ, उसका मैंने नाम रख दिया। अभी जो मैंने नाम रखा है, ये कोई चीज थोड़ी है, ये तो नाम है एक, ये तो एक शब्द है। और मैंने गवर्नमेंट को बोला कि ये जो नाम है ना, सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं। कोई इस नाम से अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो उसको अलाउ नहीं करा जाएगा, उसके अगेंस्ट केस हो जाएगा। तो इसको क्या कर दिया मैंने, इस नाम का मैंने कॉपीराइट ले लिया या ट्रेडमार्क ले लिया। तो ये जो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये भी एक सर्विस ही है। ठीक है। मूवीज, म्यूजिक, ये सारे इंटेंजिबल गुड्स में आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज पे आते हैं। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, कि मेनली 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये 3 टाइप के सेक्टर मैंने आपको बोले थे। लेकिन मैंने एक और चीज बोला था कि कहीं कहीं आपको दिखेगा कि 5 सेक्टर होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है ना, उसमें चीजें क्लियर है। या तो आप कोई चीज माइन कर रहे हो, या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या एग्रीकल्चर से कोई चीज उगा रहे हो। सेकेंडरी सेक्टर में भी चीजें फिक्स्ड है कि आप रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन आप, अब तक मैंने जितनी चीजें आपको बताई ना टर्शरी सेक्टर के बारे में, वो बहुत सारी हैं। मैंने बोला आप लॉयर का एडवाइस ले रहे हो, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन ले रहे हो, जो शॉपकीपर है उससे आप कुछ खरीद रहे हो, तो वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो। आप किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन से, तो आप ट्रांसपोर्टेशन को पैसे दे रहे हो, है ना। आप किसी लेट से किसी म्यूजियम में गए, किसी बहुत बड़े म्यूजियम में गए, तो आपने म्यूजियम वाले को पैसे दिए चीजों को सिर्फ देखने के लिए। आप म्यूजियम में पैसे दे रहे हो किस चीज के लिए? ताकि आप म्यूजियम में रखी चीजों को देख पाओ। तो वो भी एक सर्विस दे रहा है म्यूजियम आपको। तो ये देखो कितनी डिफरेंट टाइप की चीज हो गई। यहाँ पे तो फिक्स है कि कोई नई चीज आ रही है, यहाँ पे एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन टर्शरी सेक्टर में तो बहुत सारी टाइप की सर्विसेज हैं जो एक ग्रुप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए टर्शरी सेक्टर में 2 और डिविजन्स कर दिए गए हैं, है ना। टर्शरी सेक्टर में 2 और चीजें डाल दी गई है, तो ये टोटल 5 सेक्टर मान लिए जाते हैं। तो आगे जो 2 सेक्टर मैं आपको बताने वाला हूं, वो देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट है, लेकिन उनको और अलग से पढ़ा जाता है क्योंकि टर्शरी सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें। तो जो नॉर्मल चीजें हैं वो टर्शरी सेक्टर में आ गई। अब इसके अलावा 2 चीजें और है, क्वार्टनरी एंड क्विनरी। अब इनको देखते हैं। तो जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है क्वार्टनरी एक्टिविटीज। क्वार्टनरी एक्टिविटीज एक्चुअली सर्विस सेक्टर का या फिर टर्शरी सेक्टर का ही एक छोटा सा पार्ट है, जिसको हम बोल देते हैं क्वार्टनरी एक्टिविटीज। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं जहां पे नॉलेज के बेसिस पर एक्टिविटीज करी जाती है। जैसे क्रिएशन, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, तो ये उसने सॉफ्टवेयर बनाने की सर्विस करी है एक तरह से। ठीक है। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, जब उसने सॉफ्टवेयर बनाया है तो सॉफ्टवेयर कोई रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है ना। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो किसी कंप्यूटर के अंदर होता है,
आप सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक इनटैंजिबल प्रोडक्ट है, इसलिए वो टर्शरी सेक्टर या फिर सर्विसेज का पार्ट है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसने क्या करा? बहुत दिमाग का यूज करा। देखो, आप खुद देखो, कोई एक इंसान है जो कि कुरियर सर्विस देता है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक वो आपका कोई कुरियर ना भिजवा देगा। एक इंसान है जिसने बहुत बड़ी एडवांस रिसर्च करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बनाई है। आपको क्या लगता है ये दोनों सेम ग्रुप में आने चाहिए? देखो, ये भी सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, ये सर्विस दे रहा है रिसर्च की, लेकिन इनके जो काम है ना बहुत डिफरेंट है। तो ये जो इंसान है ना, इसको तो हम टर्शरी सेक्टर में ही मानेंगे, और ये जो इंसान है जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो थोड़ी ज्यादा एडवांस्ड है, इसको हम क्वार्टनरी में डाल देंगे। तो दोनों सर्विस तो दे रहे हैं, दोनों ही सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये ना इसने बहुत मेहनत करी है, बहुत सोच समझ के बात करी है, तो इसको अलग से एक और इसके लिए एक फील्ड बना दी और इसको क्वार्टनरी में डाल दिया। तो क्वार्टनरी एक्टिविटीज या क्वार्टनरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें वही सर्विसेज तो आ रही हैं, बट वो सर्विसेज आ रही हैं जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा यूज हुआ है। इंटेलेक्चुअल एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज है यहाँ पे। इसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी, मतलब जो नॉलेज से काम चलती है। जैसे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है या रोबोटिक्स में इन्वॉल्व है वो यहाँ पे हो जाएंगे। कुछ होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनको साइंटिफिक एनालिस्ट की जरूरत होती है ताकि वो उनको मदद कर पाए अपने प्रोडक्ट्स बनाने में। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है नई नई चीज़ों के लिए। मान लेते हैं एप्पल है, वो एक कंपनी है, उसको नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि नया प्रोडक्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट होना है। तो वो जो स्टडी होगी, वो जो रिसर्च होगी, वो क्वार्टरली एक्टिविटीज का पार्ट होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में जितने भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह हैं, ये तो हमने देख लिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज करना, कॉपीराइट, ट्रेड राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनको देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। देन डेटा को एनालाइज करना, मतलब अपनी सर्विस देना। ये सारे लोग सर्विस ही तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो सर्विस दे रहे हैं ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करके पढ़ पढ़ाकर अच्छे से ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं। इनको डाल देते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब एक और देखो, टर्शरी सेक्टर का एक और पार्ट है जो है क्विनरी एक्टिविटीज़। ये 5th नंबर पे आता है। क्विनरी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? क्विनरी एक्टिविटीज़ में उन लोगों को डाल दिया जो कि हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं। अब मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कुरियर वाला है जो एक सिटी से दूसरी सिटी तक अपने ट्रक में आपका जो कुरियर है ना वो पहुंचा रहा है, तो वो आपको एक सर्विस दे रहा है। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला बंदा है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने नई वैक्सीन का फॉर्मूला रिसर्च से बताया कि भाई ये फॉर्मूला शायद काम कर जाए। बहुत रिसर्च करी इस साइंटिस्ट ने, ये भी सर्विस दे रहा है अपनी रिसर्च की। एक तीसरा इंसान है जो मान लो चीफ मिनिस्टर है, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, और बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना रहा है, तो चीफ मिनिस्टर भी तो अपनी सर्विस दे रहा है ना लोगों को। तो आप देखो ये तीनों कितने डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो तीनों को एक ही ग्रुप में डाल देना अच्छा नहीं होगा। इवन दो तीनों सर्विस ही दे रहे हैं, लेकिन तीनों को सिर्फ एक ही ग्रुप में डालना अच्छा नहीं होगा। तो ये जो इंसान है ये टर्शरी में माना जाएगा। इसको हमने डाल दिया कहाँ पे? क्वार्टनरी में। अभी देखा तो ये जो पॉलिसी वाले हैं, जो डिसीजन मेक करते हैं, मतलब जो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन ले रहा है, जो कंपनी का सीईओ हो गया, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद नहीं कर रहा, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है। जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो डिसीजन ले रहे हैं। ये जो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनको डाल देते हैं हम क्विनरी एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं सीईओस, बोर्ड मेंबर्स, गवर्नमेंट में जो हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो टॉप आईएएस ऑफिसर होगा वो। ठीक है, तो एनजीओ के जो लीडर हो जाते हैं, मतलब कोई भी लीडर है जो बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा है नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे, ये सारे कौन होते हैं? ये सारे वो होते हैं जिनको क्विनरी एक्टिविटीज का हम पार्ट मानते हैं। उनके लिए अलग से फील्ड बना दिए, उनको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि उनको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट या साइंटिस्ट वाले लोगों के साथ डाल नहीं सकते, क्योंकि दोनों अलग काम कर रहे हैं। इवन दोनों सर्विस दे रहे हैं, सर्विस का जो नेचर है वो काफी डिफरेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मेनली तो 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती हैं। उसमें वो सर्विसेज जिसमें दिमाग का काफी
रोल है और जिसमें पढ़ाई का काफ़ी रोल है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस काफ़ी इन्वॉल्व हैं, वो आ जाती है क्वाटरनरी सर्विसेज। और वो सर्विसेज जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करी जाती है सबसे ऊंची वाली पोजीशन के द्वारा, वो आ जाती है क्विनरी सर्विसेज के अंदर। तो ये पांचों जो सेक्टर हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए हो। मेरा एम यही था कि आपको क्लियर हो, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और ये अज्यूम करके समझाया है मैंने आपको कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें नहीं पता, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताई है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ठीक है, दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इन दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। अब आप सारे सेक्टर्स को समझ चुके हो ना, अब आपको ये समझना होगा कि कितने लोग किस सेक्टर के अंदर है। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, अब वापस 3 सेक्टर पर ही आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब तक हमने देखा कि इसमें कितना पैसा है। हमने देख लिया जो प्राइमरी सेक्टर है वो अराउंड 18 या 20% के अराउंड इकोनॉमी का होता है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 25% के अराउंड है, जो टर्शियरी सेक्टर है वो 50 से 55% सेक्टर पूरी जीडीपी का इतना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कितना पैसा कहाँ पर है ये हमने देख लिया। दूसरी चीज़ हमने देख ली लोकेशन, है ना, लोकेशन देख ली कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो मेनली या तो रूरल इकोनॉमी में है या फिर वर्ल्ड के लेवल पे ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा मिलेगा आपको प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी कहीं पे भी मिल सकता है, बट अर्बन एरिया या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं थोड़ा ज़्यादा उनके ज़्यादा फेवर में होगा ये। टर्शियरी सेक्टर मेनली अर्बन एरिया या फिर डेवलप्ड कंट्री में आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। अब एक और चीज़ बात आती है कि इसमें हु, अब क्वेश्चन आता है हु, कि कौन यहाँ पे है, कौन है जो कि प्राइमरी सेक्टर में है, कौन है सेकेंडरी सेक्टर में और कौन है टर्शियरी सेक्टर में। इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ये जो हु वाला आंसर है ये होगा स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर में जो माइन में काम कर रहा है, अगर वो इंसान अनस्किल्ड भी है थोड़ा तो भी चल जाएगा। जैसे जो एग्रीकल्चर की खेती कर रहा है इंसान और वो एग्रीकल्चर का लेबरर है, उसको आपने थोड़ी चीज़ें सिखा दी तो वो एग्रीकल्चर लेबरर बन सकता है। तो इन सारी जॉब्स को अनस्किल्ड जॉब्स माना जाता है इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे, जैसे सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन भी आता है। तो कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर है वो जो पर्टिकुलर जॉब है उसको अनस्किल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर भी तो है, इंजीनियर भले ही अपनी सर्विस दे रहा है लेकिन कंस्ट्रक्शन में कभी कभी स्किल्ड लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। पूरी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मान लेते हैं एक टमेटो को केचप में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत दिमाग का यूज़ कर रहे हैं और तब जाके उनके पास स्किल्स होने चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो इंडस्ट्री में भी जो ओवरऑल स्किल है उसका यूज़ है। तो इंडस्ट्री में स्किल भी है, अनस्किल्ड भी है और सेमी स्किल्ड भी है। सेमी स्किल्ड मतलब जो कंप्लीटली स्किल्ड तो नहीं है लेकिन उनके पास थोड़ी बहुत स्किल है। तो इंडस्ट्री में ये तीनों रहते हैं। टर्शियरी में भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, बट ज़्यादातर आपको स्किल्ड मिलेंगे। मतलब और स्पेशली टर्शियरी में जो कि क्वाटरनरी या फिर क्विनरी वाले हैं ये तो कंप्लीटली स्किल्ड ही हैं। ठीक है, टर्शियरी में भी एक ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पे अनस्किल्ड लोग काम कर सकते हैं, बट मेनली जो टर्शियरी में है सेमी स्किल्ड या स्किल्ड ही होंगे। और क्वाटरनरी और क्विनरी में तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लोग ही काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनको ही आपको समझना है। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे। हमने पैसे का डिस्कशन कर लिया, लोकेशन का डिस्कस कर लिया, कौन है वो डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन आ रहा है हाउ मच, मतलब कितने लोग किस सेक्टर में हैं। ये भी तो एक क्वेश्चन आ गया ना। यहीं से आता है जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट वाला पूरा क्वेश्चन। जीडीपी क्या है मैंने आपको बताया था और फ्यूचर में ना इसकी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो मैं थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे इसको ले रहा हूँ और समझने के लिए, बाकी फ्यूचर लेक्चर्स में काफ़ी अच्छा डिस्कशन करेंगे हम। जीडीपी क्या होता है, एक कंट्री के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हमें ये पता है कि किस सेक्टर में कितनी जीडीपी है, ये भी हम देख चुके हैं। यहीं पे तो देखा ना, ये परसेंटेज जो है ये यहाँ पे लिखी है ना परसेंटेज कि किस सेक्टर में कितना पैसा है, कितनी जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और एम्प्लॉयमेंट होता है कि जो नंबर ऑफ लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, मतलब कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, वो लोग माने जाते हैं एम्प्लॉयड हैं। तो अब हमें देखना है कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर है जो कि एग्रेरियन
एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, डेवलपिंग कंट्री से लिंक्ड है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, पहले ही। सेकेंडरी सेक्टर क्या है ये भी हम देख चुके हैं, जहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल फाइनल गुड में कन्वर्ट हो रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल दे रहा है। और टर्शरी सेक्टर में क्या है? सर्विसेज है। टर्शरी सेक्टर में क्या है? रॉ मटेरियल को बेचा जा रहा है, जो फाइनल गुड बने हैं सेकेंडरी सेक्टर से उनको बेचा जाएगा या उन पे भी सर्विस दी जाएगी। तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो जरूरी है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, और सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर दोनों जरूरी है टर्शरी सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे इंटरलिंक्ड है, इतना हमें पता है। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की। ये भी आपको पता होना चाहिए, इन पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है अब देखते हैं। देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर का ज़्यादा बड़ा रोल होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पॉपुलेशन का एक सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर में एंगेज होता है। अब इंडिया में एग्जाम्पल लो, इंडिया में ऑलमोस्ट 50 से 55% जो लोग हैं वो कहाँ पे एंगेज्ड हैं? एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं। कितने? 50 से 55% लोग, है ना। ये बहुत ज़्यादा नंबर है। तो अब ये जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे हम अपन लिख देते हैं 50 से 55% लोग। हाउ मच पीपल? पूरी पॉपुलेशन के 50% लोग कहाँ पर एंगेज्ड हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर है इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसमें इसके कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले एक बार इन चीज़ों को समझते हैं, फिर अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं। सेकेंडरी सेक्टर में सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होता है, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंडरी सेक्टर में सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, कुछ एरिया में स्किल लेबर भी चाहिए, कभी कभी अनस्किल्ड लेबर भी चलता है, ठीक है। अब आप ये देखो, जो सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आजकल तो वहाँ पे ऑटोमेशन आ चुका है। ऑटोमेशन मतलब जो चीज़ इंसान करता था वही काम अब मशीन करने लग जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमेशन। तो बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई ना अब। पहले तो जो शर्ट थी या कपड़े थे उनको आदमी अपने हाथों से सिलता था, आज मशीन के थ्रू कपड़ों को सिल दिया जाता है। तो जितने लोगों की ज़रूरत थी ना वो कम हो गई है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो नंबर ऑफ लोग है ना वो एग्रीकल्चर से काफ़ी कम है, ठीक है। फिर आते हैं टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर में आप देखो, एक इंसान का जो कुरियर है वो सिटी ए से सिटी बी में जाना है, उसके लिए कितना बड़ा डिस्टेंस ये हो गया, लेकिन उसके लिए कितने इंसानों की जरूरत है? एक, जो कि ट्रक का ड्राइवर होगा। एक बहुत बड़ा ट्रक है जिसमें 100 लोगों के कुरियर रखे हुए हैं, 100 लोगों के कुरियर या पार्सल रखे हुए हैं इस ट्रक के अंदर, और इस ट्रक का एक ही ड्राइवर है जो कि ए सिटी से बी सिटी तक इस कुरियर को ले जाएगा। अब ये देखो कि 100 लोगों के पार्सल को एक ही इंसान ले गया, मतलब एक ही इंसान ने 100 लोगों को अपनी सर्विस दे दी। तो दैट मीन्स सर्विस सेक्टर में जो नंबर ऑफ लोग है वो बहुत कम है, क्योंकि जो ट्रक है ना, ये ट्रक टेक्नोलॉजी, इसने इस ट्रक ड्राइवर की बहुत मदद कर दी। तो क्योंकि टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोगों की सबसे ज़्यादा कमी होती है, या सबसे सबसे कम भी नहीं बोला जाए तो इसमें एग्रीकल्चर से काफ़ी कम लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर काम कौन कर देता है? ज़्यादातर काम मशीन कर देती है। अब कोई बड़ा सा रिसर्च एनालिस्ट है, उसके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है और बहुत ही बड़ा सर्वर है, वो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डेटा डालेगा, कंप्यूटर उस पे कैलकुलेशंस रन करेगा, एल्गोरिदम रन करेगा, फिर वो रिसर्चर को डेटा दे देगा, आउटकम दे देगा। तो द थिंग इज, इतने ये अगर इंसान करते ना काम, तो यहाँ पे 1000 लोग लग जाते इस पूरी कैलकुलेशन को करने के लिए, लेकिन एक ही पर्सन ने कंप्यूटर की मदद से सारा कैलकुलेशन कर लिया, और फिर अपना जो सीईओ है उसने क्या करा, कोई रिसर्च का जो रिजल्ट है वो दे दिया। तो आप समझ सकते हो कि जो टर्शरी सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन ही ज़्यादा काम कर देती है। और जो लोग चाहिए वो स्किल इंटेंसिव चाहिए। यहाँ पे वो इंसान नहीं चाहिए जिसको कुछ नहीं आता। यहाँ पे रिसर्चर कौन है? जिसको कंप्यूटर चलाना भी आता है और उसके खुद के दिमाग में भी बहुत नॉलेज है। तो स्किल इंटेंसिव सर्विसेज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर आप देखो कि कितने लोग किस में काम कर रहे हैं,
तो वो आपको अब ध्यान रखना होता है इस पर्सपेक्टिव से कि ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में एग्रीकल्चर में यहाँ पे लिखा है 46%, क्योंकि यहाँ पे जो अलाइड सर्विसेज है वो नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर में तो सिर्फ खेती बाड़ी थोड़ी आती है, उसमें लाइव स्टॉक भी आता है। लाइव स्टॉक में क्या आता है? लाइव स्टॉक में कैटल होता है, काऊ शीप वगैरह, इनको रखना। फिर एक्वा कल्चर भी आ सकता है, फिशरीज वगैरह। फिर हॉर्टिकल्चर भी आता है। हॉर्टिकल्चर में आप क्या करते हो? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर वगैरह में आती है। तो ये जितने भी एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज है ना, कुल मिला के यहाँ पे 50 से 55% इंडियंस इस एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। 50 से 55, देख सकते हो आप। और देखो सर्विसेज को, जैसे ये ट्रेड एंड हॉस्पिटैलिटी, होटल की सर्विसेज है या और भी जो सर्विसेज हैं, इनको आप मिलाओगे तो ऑलमोस्ट 25% के अराउंड लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और बचे हुए जैसे कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और भी कुल मिला के अराउंड 25% लोग सेकेंडरी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे वापस आता है, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑलमोस्ट लेट से 27% लिख देंगे, या फिर 25, यहाँ पे 23% लिख दो आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अराउंड 27%। अब आप देखो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? टर्शरी सेक्टर में। और सबसे कम पैसा कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। और सबसे कम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? सेकेंडरी में या फिर टर्शरी में। तो ये इंडिया का सिनेरियो है, और वर्ल्ड का भी, ग्लोबल लेवल पर भी यही सिनेरियो है ऑलमोस्ट। तो हो क्या रहा है इंडिया के अंदर? जो रूरल इंडिया है उसकी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रूरल इंडिया जो काम कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा कर रहे हैं, जहां पे पैसे नहीं है। अर्बन इंडिया जिसकी पॉपुलेशन रूरल इंडिया से कम है, लेकिन वहां पे जो काम हो रहा है सर्विस सेक्टर, बड़े बड़े क्वार्टनरी सेक्टर, यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो जॉब्स कहां पर है? तो और एक और चीज, जो ग्रोथ भी देखो ना आप, ग्रोथ भी टर्शरी सेक्टर की बहुत ज्यादा है। टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ 10% के अराउंड है, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ 4% के अराउंड रहती है। तो जो इंसान, तो मतलब जो रूरल इंडिया है, या इन जनरल ज्यादातर इंडिया, या 50% से ज्यादा इंडियंस उस जगह काम कर रहे हैं जहां पर पैसे कम मिलते हैं, ग्रोथ भी कम है और स्किल भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 23% लोग या 25% लोग इंडियंस ऐसे हैं जो उस सेक्टर में काम करते हैं जहां पे पैसे भी ज्यादा है, ग्रोथ भी ज्यादा है और स्किल भी ज्यादा है। तो क्या आपको नहीं लगता पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा डिवाइड या फिर गैप उभर के आया है ना? तो यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप देखो जिस सेक्टर में 10% ग्रोथ है ना, टर्शरी सेक्टर में 10% ग्रोथ है बाय द वे, यहां पे जॉब की ग्रोथ बहुत कम है, क्योंकि जॉब की जरूरत ही नहीं है, इंसानों की जरूरत ही नहीं है, मशीन सारा काम कर रही है। जो नई ग्रोथ आ भी रही है ना, वो नई मशीन से आ रही है, नई ग्रोथ, नई लोगों से नहीं आ रही ग्रोथ। तो इसलिए इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है वो कहां से हो रही है? इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है टर्शरी सेक्टर के कारण, लेकिन टर्शरी सेक्टर में तो इंसान काम ही बहुत कम कर रहे हैं। तो इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम? जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि जहां पे एक्चुअली लोग काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, वहां पे ग्रोथ बहुत कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना? और देखो पूरे इंडिया का जो 55% जीडीपी है वो भी तो टर्शरी सेक्टर से आ रही है ना। तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक सेक्टर वो है जहां पे जॉब ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, और बहुत सारे इंडियंस के पास स्किल्स भी नहीं है जो कि वो टर्शरी सेक्टर को ज्वाइन कर पाए। ये एक और बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, डिवाइड है, गैप है इंडिया के अंदर डिफरेंट जगह, वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको आई एम प्रेटी श्योर इन चीजों का आइडिया लग चुका होगा, है ना? अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये तो चलो मैंने पढ़ लिया, ये तो मैंने पढ़ लिया, बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि क्या इंडिया को आप अग्रेरियन इकोनॉमी बोलोगे या नहीं? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमने देखा कि एग्रीकल्चर तो इंडिया की इकोनॉमी में, जीडीपी में सिर्फ 18% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन इंडियंस जो कि एग्रीकल्चर में है उनका नंबर 50% है ना? कंफ्यूजन है ना यहाँ पे भाई? अगर आप सिर्फ इकोनॉमी को देखो
तो एग्रीकल्चर सिर्फ पूरी जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे नहीं, इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, बोल ही नहीं सकते आप इसको, क्योंकि सिर्फ 18% एग्रीकल्चर से आ रहा है, बाकी तो मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और मेनली सर्विस सेक्टर से आ रहा है। लेकिन जो लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उसमें से 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर हैं, और सर्विस सेक्टर में तो सिर्फ 25% लोग ही हैं। तो जो इकोनॉमी में काम कर रहे हैं उनका नंबर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, इंडिया तो एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है, थोड़ी सी मिक्स्ड टाइप है। इंडिया की कुछ इकोनॉमी एग्रेरियन है और थोड़ी इकोनॉमी एग्रेरियन नहीं है। तो जब आपको प्रॉब्लम्स पता है तब आप सोल्यूशन भी निकालोगे। सोल्यूशन क्या है कि जो रूरल इंडिया में लोग, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये फंसे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पे ग्रोथ भी कम है, पैसे भी कम है और स्किल भी कम है। तो क्या करना है, इनको हमें डालना है सर्विस सेक्टर के अंदर, तभी तो इनको जॉब मिलेगी। तो इनको स्किलिंग करवानी पड़ेगी, इनको स्किल देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक सेक्टर की तो हमने बात ही नहीं करी, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री। यहाँ पे ना मशीन की भी जरूरत है और जॉब्स वाले इंसानों की भी जरूरत है। तो हमें क्या करना है, सेकेंडरी सेक्टर को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाना है। और यही एम था मेक इन इंडिया का। लेकिन जो मेक इन इंडिया के टारगेट थे ना, वो अचीव नहीं हो पाया आज तक, अनफॉर्चुनेटली। अगर ऐसा होता तो ये जो बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में फंसे हुए थे, इनको निकाल के आप कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में तो ला पाते, जहाँ पे थोड़ी सी स्किल ज्यादा मिलती, थोड़ी सी ग्रोथ मिलती, थोड़े से जॉब प्रोस्पेक्ट मिलते, है ना। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए यही लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ डिफरेंट चीजें आपको लगती है सजेस्ट करने के लिए, उसको भी मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।